Please subscribe our YouTube channel and press the notification bell icon. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। यहाँ इस चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं। तो प्लीज़ जो लोग आज हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और सबसे पहले मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है कॉलम बेसिस। कॉलम बेसिस ये जो है ये स्टील स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 1 जो कि इंट्रोडक्शन का था, डिज़ाइन स्टेप्स का था, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। 3 से 4 दिन पहले वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। आई बटन पर क्लिक करके आप लोग वो लेक्चर देख सकते, वो लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि उसके ऊपर से इंट्रोडक्शन समझिएगा, डिजाइन स्टेप समझेंगे तो ही आप न्यूमेरिकल्स को समझ पाओगे आज के। ठीक है, तो आज जो न्यूमेरिकल हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है डिजाइन ऑफ स्लैब बेस। मतलब कॉलम बेसिस का जो फर्स्ट टाइप है स्लैब बेस का न्यूमेरिकल आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्लैब बेस का न्यूमेरिकल स्टडी करने के लिए एक प्रॉब्लम हम लोग लेंगे आज और उस प्रॉब्लम को पूरी जो डिजाइन स्टेप से हम फॉलो करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा होगा अभी। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है हम लोगों को? इस प्रॉब्लम में बोला है कि एक ISHB सेक्शन है 400, ISHB 400 सेक्शन हम लोगों को यूज करने का है और उस सेक्शन को लोड कैरी करने का है 1600 किलो न्यूटन का। इस प्रॉब्लम में एक्सियल लोड दिया है 1600 किलो न्यूटन का। और उसके बाद में इससे बोला है कि डिजाइन द स्लैब बेस एंड कंक्रीट पेडेस्टल। तो स्लैब बेस के दो कंपोनेंट हम लोगों को डिजाइन करना पड़ता है, एक रहता स्लैब बेस और दूसरा रहता कंक्रीट पेडेस्टल। दोनों कंपोनेंट डिजाइन करना है जैसा कि इस प्रॉब्लम में बोला हुआ है। उसके बाद में इस प्रॉब्लम में स्वेप बेयरिंग कैपेसिटी दी है 200 किलो पास्कल और इसके बाद में इस प्रॉब्लम में उसका विड्थ ऑफ फ्लेंज दिया हुआ है 250 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज दिया है 12.7 mm और गामा एमओ दिया है 1.1, एफआई दिया है 250 न्यूटन पर स्क्वायर मेगापास्कल। तो ये सारा कुछ इस प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, तो गिवन डाटा हम लोग एक बार लिख लेंगे कि आप लोग क्या क्या दिया है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम का जो डेप्थ है, जो सेक्शन आपको यूज करना है, कौन सा सेक्शन यूज करना है? ISHB यूज करना है, ISHB 400। ISHB का मीनिंग क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बेड बीम। तो ISHB 400 ये सेक्शन यूज करने का है। इस सेक्शन के अंदर जो नंबर है ना 400, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? ये नंबर उस आई सेक्शन का डेप्थ इंडिकेट करता है। जो भी आई सेक्शन हम यूज करने वाले हैं उस आई सेक्शन का क्या करता? डेप्थ इंडिकेट करता है 400 mm। ठीक है, इसमें इसका विड्थ ऑफ फ्लेंज मतलब ये जो दिया है BF, ये विड्थ ऑफ फ्लेंज दिया है इसका 250 mm। उसके बाद में इसका थिकनेस ऑफ फ्लेंज मतलब ये दिया है थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF, ये दिया है 12.7 mm के आसपास। उसके बाद में गामा MO दिया है 1.1, FY दिया है 250 न्यूटन पर स्क्वायर मेगापास्कल। उसके बाद में SBC मतलब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दी हुई है 200 किलो पास्कल। किलो पास्कल मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतने टर्म्स हम लोगों को दिए हुए हैं और इस डाटा गिवन के ऊपर से हम लोगों को स्लैब बेस का डिजाइन करने का है। तो हार्डली 6 से 7 स्टेप्स के अंदर आपको एकदम सिंपल वे में डिजाइन करके दिखाऊंगा। तो प्लीज लेक्चर को पूरा देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करो ताकि आपको पूरा लेक्चर समझ में आए। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट स्टेप रहता है इसके अंदर टू फाइंड एरिया ऑफ बेस प्लेट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग बेस प्लेट का एरिया निकाल लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया है तो वो देखिएगा पहले आप। उसमें समझाया हुआ है कि बेस प्लेट का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस प्लेट किसको बोलते हैं, ये सब वो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो बेस प्लेट का एरिया निकालना है, उसको सिंबल देते हैं अपन AP और उसका फॉर्मूला रहता है फैक्टर्ड लोड ऑन कॉलम, फैक्टर्ड लोड ऑन कॉलम अपॉन डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अपॉन डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये फॉर्मूले के ऊपर से हम लोग बेस प्लेट का एरिया निकालते रहते हैं। ठीक है, फैक्टर्ड लोड ऑन कॉलम होना है हमारे को। तो इस प्रॉब्लम में जो लोड दिया है वो फैक्टर्ड नहीं दिया है। इस प्रॉब्लम में लोड दिया है 1600 kN का, लेकिन ये लोड फैक्टर्ड नहीं है। इसको फैक्टर्ड नहीं बोला, इसको बोला एक्सियल लोड, मतलब ये फैक्टर्ड नहीं है। तो इसको फैक्टर्ड करना पड़ेगा। फैक्टर को बोलता है PU, अल्टीमेट मींस फैक्टर्ड। तो फैक्टर वर्किंग लोड को फैक्टर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं वो हमेशा क्या यूज करते हैं 1.5।
तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इज ऑलवेज 1.5। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें कुछ 800 का ऐड होगा तो ये लोड हो जाएगा 2400 किलोन्यूटन का। तो ये फैक्टर लोड कितना हो गया, नियर अबाउट 2400 kN का लोड हो गया। तो यहाँ डाल देंगे 2400 किलोन्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर 3। और डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए एक फार्मूला रहता है 0.6 FCK। डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर निकालना है तो उसका फार्मूला रहता है 0.6 FCK। और आई थिंक इस प्रॉब्लम में FCK भी दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में FCK भी दिया हुआ है आपको 20 न्यूटन पर आर्मेचर स्क्वायर। प्रॉब्लम आपने देखा होगा तो आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि प्रॉब्लम में FCK भी दिया हुआ है 20 न्यूटन पर आर्मेचर स्क्वायर। प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लेना आप वीडियो को पॉज करके। तो FCK दिया हुआ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मतलब ये अपना क्या हो गया 0.6 * 20। इसको न्यूटन में करना बहुत जरूरी है क्योंकि FCK का वैल्यू हमेशा न्यूटन पर mm स्क्वायर रहता। तो ये अगर न्यूटन में नहीं रहा तो आपका ये आंसर करेक्ट नहीं आएगा। आपने अगर ऊपर kn ही दे दिया और नीचे न्यूटन में आंसर है ऊपर kn में आंसर है तो वो आंसर करेक्ट नहीं आता। इसीलिए इसको करेक्ट कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से अपने को मिल गया एरिया ऑफ बेस प्लेट जो आता है इसका आंसर 200 × 10 टू द पावर 3 mm स्क्वायर। इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना वो आएगा 200 × 10 टू द पावर 3 mm स्क्वायर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपनी फर्स्ट स्टेप में अपन आ गए। अपन ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में अपन ने अपने बेस प्लेट का एरिया निकाल लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये बेस प्लेट जो है वो स्क्वायर रखने की रेक्टेंगुलर रखने की है। कभी भी जो कॉलम सेक्शन रहता वो कॉलम सेक्शन हमेशा पहले बेस प्लेट पे आता और फिर बेस प्लेट से वो जाता कंक्रीट ब्लॉक पे, कंक्रीट पेडेस्टल पे। तो डायरेक्ट वो कभी भी कंक्रीट पेडेस्टल पे जाता नहीं, डायरेक्ट उसका लोड कंक्रीट पेडेस्टल पे एक्ट नहीं होता। द लोड शुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू द बेस प्लेट। मतलब कॉलम का लोड कंक्रीट ब्लॉक पे जाएगा लेकिन किसके माध्यम से जाएगा, बेस प्लेट के थ्रू जाएगा। इसीलिए अपने को पहले बेस प्लेट डिजाइन करनी थी। ठीक है, तो देखो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसको मैंने आपको बताया है कि इसको आप दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। आप इस बेस प्लेट को रेक्टेंगुलर भी रख सकते हैं और आप इस बेस प्लेट को स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता कि अगर स्क्वायर करने का है तो इसके डायमेंशंस कैसे आएंगे और रेक्टेंगुलर करने के है तो डायमेंशंस कैसे निकालना। सपोज अपने को करने का है स्क्वायर बेस प्लेट, तो अगर अपने को स्क्वायर बेस प्लेट अगर प्रोवाइड करने का है फॉर स्क्वायर बेस प्लेट, तो स्क्वायर का तो बहुत सिंपल है। स्क्वायर का जैसे एक बेस प्लेट होगी इस तरह की, ठीक है, ये बेस प्लेट होगी। ये बेस प्लेट कैसी प्रोवाइड करने की है, स्क्वायर प्रोवाइड करने की है। तो स्क्वायर का एरिया क्या रहता, स्क्वायर का एरिया क्या रहता, स्क्वायर का एरिया रहता साइड स्क्वायर। तो एरिया तो अपन निकाल चुके, मतलब वो स्क्वायर के तो चारों साइड सेम रहेंगे। मतलब वो बेस प्लेट का अगर हमको साइड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, साइड इज इक्वल टू ये स्क्वायर एरिया हो जाएगा रूट अंडर रूट ऑफ एरिया। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 200 × 10 टू द पावर 3। मतलब ये बहुत सिंपल है, स्क्वायर बेस प्लेट डिजाइन करना इज वेरी सिंपल बिकॉज़ उसमें सीधा सीधा आपको एरिया का रूट लेने आएगा तो आपको आपके बेस प्लेट का डायमेंशन मिल जाएगा। तो स्क्वायर बेस प्लेट तो बहुत सिंपल है दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस प्रॉब्लम को रेक्टेंगुलर बेस प्लेट पे सॉल्व करेंगे कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो स्क्वायर तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे अपन, इसको अपन रेक्टेंगुलर बेस प्लेट से सॉल्व करेंगे कि स्क्वायर बहुत सिंपल है। तो अपन क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे फॉर रेक्टेंगुलर बेस प्लेट। अगर मेरे को ये रेक्टेंगुलर बेस प्लेट प्रोवाइड करने की है, इस बेस प्लेट को अगर मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रोवाइड करने का है तो मैं डायमेंशन कैसे निकालूंगा, क्योंकि अब ये बेस प्लेट ऐसी रहेगी और इस बेस प्लेट के अब दो डायमेंशन रहेंगे, एक रहेगा लेंथ ऑफ बेस प्लेट और एक रहेगा विड्थ ऑफ बेस प्लेट। मतलब एलपी और बीपी दो डायमेंशन देता मैं इसको। अब ये एलपी वाला रहेगा, बीपी वाला रहेगा। तो देखो कैसे निकालना पड़ता। अब जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर इसके अंदर क्या रहेगा इस तरह से, इसके अंदर रहेगा इस तरह से कॉलम सेक्शन रहेगा, इसके अंदर इस तरह से, इसके अंदर इस तरह से कॉलम सेक्शन रहेगा, उसके ऊपर बेस प्लेट, उसके ऊपर कंक्रीट ब्लॉक। इस तरह का एक एलिवेशन दिख रहा है आपको, ये प्लान दिख रहा है, एलिवेशन इस तरह से दिखेगा। ये देखो ये कॉलम सेक्शन हो गया, वो किसके ऊपर रेजिस्ट रहेगा, वो रहेगा बेस प्लेट के ऊपर रेजिस्ट, और उसके नीचे को रेजिस्ट रहेगा, उसके नीचे रहेगा कंक्रीट ब्लॉक। इस तरह का आपको सेक्शन दिखेगा, एलिवेशन दिखेगा, कॉलम सेक्शन, बेस प्लेट, कंक्रीट ब्लॉक। इसी को प्लान में कन्वर्ट किया तो देखो ये दिख रहा है आपको कॉलम सेक्शन, ये थोड़ा बड़ा रहेगा कॉलम सेक्शन, ये दिख रहा है कॉलम सेक्शन, ये दिख रहा है कॉलम सेक्शन, ये दिख रही है बेस प्लेट और ये दिखेगा कंक्रीट ब्लॉक। तो इस तरह से प्लान में कन्वर्ट किया डायग्राम को मैंने।
और आपको कॉलम सेक्शन की डायमेंशन पता है, ये क्या है, फ्लेंज है, तो एक कॉलम सेक्शन का फ्लेंज का विड्थ पता है 250 mm, और कॉलम सेक्शन का जो ये डेप्थ है इसको आप ऐसा वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं और ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हैं, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है तो डेप्थ ये दिखेंगी, अब ये रहती है इसकी डेप्थ। अगर इसी को ऐसा दिखाता हूं तो डेप्थ रहती है ना, डेप्थ वर्टिकल रहती है ना, तो डेप्थ इस तरह से हो गई है। तो ये डेप्थ कितनी है अपने पास में, डेप्थ है अपने पास में 400 mm और अपने पास में विड्थ है 250 mm। इन दोनों का यूज करके हम लोग ये एलपी और बीपी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला है। एलपी कैसे निकालना, एलपी को पैरेलल कौन सा है, डी। एलपी को पैरेलल क्या है, डी है ना, तो पहले डी लेने का, डी माइनस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट डी माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एपी। अगर आप यहाँ पे बीपी निकाल रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको पहले बीपी निकालना है तो आपको फार्मूला ऐसा ही करना है, बी माइनस बी अपॉन 2 प्लस बी माइनस डी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एपी। लेकिन तब तुम्हारा ऐसा नेगेटिव भी आ सकते हैं क्योंकि बी हमेशा क्या है, छोटा रहता है एज कंपेयर टू डी, इसीलिए ट्राई टू सॉल्व पहले एलपी निकालो, हमेशा पहले एलपी निकालने की कोशिश करो ताकि आपके आंसर पॉजिटिव में आए। तो डी कितना है अपना, डी है अपना 400 माइनस डी है अपना 250 और अपॉन 2 प्लस अंडर रूट, वापस डी है 400 माइनस 250 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एपी। यहाँ पे क्या है, प्लस एपी। एपी कितना निकाला था अपन ऑलरेडी, एपी अपन ऑलरेडी निकाल चुके, कितना निकाला है 200 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। एपी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको आपके एलपी का आंसर मिल जाएगा, आपको आपके बेस प्लेट का लेंथ मिल जाएगा जो कि आपको मिलेगा नियर अबाउट, एलपी का आंसर आपका नियर अबाउट 530 के आसपास आएगा। सही है, करके 530 बोल रहा हूं मैं, एलपी का आंसर नियर अबाउट 530 के आसपास आता है आप लोगों को, ठीक है। अब बीपी निकालना है। अब बीपी कैसे निकालेंगे, तो रेक्टेंगुलर बेस प्लेट है, रेक्टेंगल का फार्मूला कहते हैं निकालने का, रेक्टेंगल का फार्मूला रहता है एलपी इंटू बीपी, लेंथ इंटू विड्थ, जनरल फार्मूला है। अब एपी अपने को पता है 200 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर निकाला हुआ था, एलपी अपना आ गया 530। अब बीपी निकलता नहीं यहाँ से, तो बीपी यहाँ से आराम से निकल जाएगा और इसको सॉल्व करूंगा तो बीपी का आंसर लगभग 380 mm के आसपास आता है। से ऐसे करके बता रहा हूं मैं, 379 के आसपास आता है और 380 उसको कर राउंड अप में अपन। तो समझ में रेक्टेंगुलर बेस प्लेट में आपको क्या करने का है, आपको आपके बेस प्लेट का डायमेंशन निकालने के लिए कॉलम सेक्शन का यूज करने का है। अगर आपको एलपी निकालना है तो आपको एलपी को पैरेलल डी है तो डी माइनस बी अपॉन 2, बीपी निकालना तो बी माइनस डी अपॉन 2, लेकिन बी माइनस 2 करना नहीं, इसका आंसर निगेटिव आता, तो हमेशा पहले एलपी निकालो, बाद में एरिया का फार्मूला लगाओ और बीपी निकालो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, यहाँ से आपको आपके बेस प्लेट का डायमेंशंस पता हो गए, मतलब ये कॉलम सेक्शन के नीचे जो बेस प्लेट रहेगी वो बेस प्लेट का साइज क्या रखने का अपने को, ये बेस प्लेट का साइज रखने का रेक्टेंगुलर में 530 बाय 380, मतलब अपने बेस प्लेट का साइज क्या हो गया 530 बाय 380। लेकिन ये सिर्फ साइज हो गया, लेंथ और विड्थ निकाल दिया अपन ने। ये जो बेस प्लेट है इसको कुछ थिकनेस भी है ना, ये जो बेस प्लेट है इसको कुछ थिकनेस भी है, तो अब ये थिकनेस कैसे निकालना, तो ये अपन देखेंगे अब थिकनेस ऑफ बेस प्लेट कैसे निकालना, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट हाउ टू फाइंड। तो थिकनेस का फार्मूला मैंने बताया था पार्ट नंबर 1 में, इस लेक्चर के पार्ट 1 में बताया था, तो उसका फार्मूला आपको ध्यान में रखने का है। देखो थिकनेस का फार्मूला लिखता हूं पहले मैं, 2.5 अंडर रूट में है 2.5 w a स्क्वायर माइनस 0.3 b स्क्वायर इनटू गामा mo अपॉन f5। 2.5 into w into a square minus 0.3 b square into gamma mo upon f5। अब यहाँ कैसा है, यहाँ बहुत सी टर्म ऐसी है जो आपको अभी तक पता नहीं चली, w आपको पता नहीं चला, a आपको पता नहीं चला और b आपको पता नहीं चला। w मतलब क्या होता है, w मतलब होता है अपवर्ड सॉइल प्रेशर। w मतलब क्या होता है, w मतलब होता है अपवर्ड सॉइल प्रेशर। वो कैसे निकालते हैं अपन, फैक्टर लोड ऑन कॉलम अपॉन फैक्टर लोड ऑन कॉलम अपॉन LP into BP, LP into BP। तो इसमें आपको क्या करना है, फैक्टर लोड लेने का है या फिर सिर्फ एक्स्ट्रा लोड लेने का है। देखिए ये अपवर्ड सॉइल प्रेशर निकालने के लिए सिर्फ तो कॉलम का ही लोड होना, अपन जब उसको फैक्टर करते हैं तो उसमें क्या है, उसका कॉलम का और कॉलम का सेल्फ वेट भी आ जाता है। अपन जब उसको फैक्टर करते हैं तो उसमें कॉलम का और कॉलम का खुद का वजन भी आ जाता है। इसमें क्या होना, सिर्फ कॉलम के ऊपर जो बाहर से लोड आ रहा वही लोड होना अपवर्ड सॉइल प्रेशर निकालने के लिए, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ P लिखो, मतलब सिर्फ एक्सियल लोड ही होना, जो कितना है अपना 1600 10 टू द पावर 3 कुछ तो दिया है। और LP into BP मतलब क्या, LP अपना कितना है, LP निकाला अपन ने 530
और बीपी निकाला अपन ने 380। तो इसका आंसर कुछ तो भी 11.92, इसका यूनिट क्या है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आपको मिलेगा अपवर्ड सॉइल प्रेशर का, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अपवर्ड सॉइल प्रेशर मतलब क्या है, स्ट्रेस है एक प्रकार का कि सॉइल कितना लोड बेयर कर सकता है, सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, सॉइल कितने स्ट्रेस को कैरी कर सकता है। इसको फॉर्मूला में कैसा है, लोड अपॉन एरिया है, पी मतलब लोड और ये मतलब एरिया मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एक प्रकार का स्ट्रेस है वो, ठीक है। तो अपवर्ड सॉइल प्रेशर कैसे निकालना ये आपका डिस्कस हो गया। अब आपको क्या देखने का है कि ए और बी क्या रहता है और ए और बी कैसे निकालना। तो देखो मैंने डायग्राम निकाला थोड़ी देर पहले, अभी इस तरह का डायग्राम निकाला था अपन ने। ये बेस प्लेट है अपना और उसके अंदर क्या निकाला था इस तरह से, उसके अंदर इस तरह से कॉलम सेक्शन निकाला था, बरोबर, उसके अंदर इस तरह से कॉलम सेक्शन निकाला था। तो अब देखो ये कॉलम सेक्शन के आउटर एज से तो बेस प्लेट के आउटर एज तक एक प्रोजेक्शन दिख रही तुम्हारे को, वैसी प्रोजेक्शन कॉलम सेक्शन के वर्टिकल आउटर एज से ये बेस प्लेट के आउटर एज तक ये एक प्रोजेक्शन दिख रही है आप लोगों को। तो ये जो दो प्रोजेक्शंस रहती इसको बोलते हैं अपन ए और बी। ए को नॉर्मली बोलते हैं अपन लार्जर प्रोजेक्शन और बी को बोलते हैं अपन स्मॉलर प्रोजेक्शन, या फिर ए को बोलना आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, बी को बोलना वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो ये ए और बी के आंसर आप लोगों को निकालने हैं। तो आपको ये आंसर पता है 250 mm का है ये आंसर, और ये आंसर आप लोगों को पता है कुछ तो भी 400 mm का डेप्थ है ये। उसके बाद में ये आंसर आप लोगों को पता है कुछ तो भी ये अपना कितना आया था 530 आया था एलपी, और आपको ये भी आंसर पता है ये आया था अपना 380 एमएम के आसपास, बराबर। ये सारे आंसर आप लोगों को निकाल चुके ऑलरेडी। अब इसके ऊपर से देखो मैं आपको ए और बी निकाल के दिखाता हूं। तो ए मतलब क्या बोला मैंने, लार्जर पोजीशन या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या कैसे निकालेंगे अपन, 530 टोटल है, 530 में 400 गया, कितना बचता 130, मतलब ये 530 में से अगर 400 माइनस कर दिया तो जो आंसर बच रहा है अपने पास में वो इधर का प्लस इधर का मिला के है। ये भी पोजीशन को ए बोलना है और उधर के पोजीशन को भी ए ही बोलना है, ऐसा नहीं कि ये बी रहेगा, ये दोनों ए सेम ही रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। वैसे ये दोनों बी भी सेम रहेंगे, ऊपर का भी नीचे का भी सेम रहेगा। तो अगर 530 में 400 का तो कितना बच रहा 130, 130 मतलब क्या हो रहा, इसका और इसका सम हो रहा 130। अब मेरे को एक साइड का पोजीशन निकालना तो क्या करूंगा मैं 130 का हाफ कर दूंगा, मतलब सिंपली मैं ए का फॉर्मूला क्या बनूंगा LP माइनस डी 400 अपॉन 2। LP में से डी गया तो जो बचता उसका हाफ किया, मतलब अपने को एक साइड का पोजीशन मिल गया था जो अपना आएगा 65 mm। वैसे बी निकालना है तो BP माइनस बी अपॉन 2, 380 में से 250 गए अपॉन 2 करो, एक साइड का निकालना है तो वो भी आंसर 65 ही आता है, 130 अपॉन 2 65 mm। तो यहाँ से आप लोगों को समझ गया होगा कि अपन ने ए और बी कैसे निकाला, और ए और बी किसको बोलते हैं हम लोग, ए को बोलते हैं पोजीशन, बी भी पोजीशन है, दोनों पोजीशन ही है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो जो डिस्टेंस रहता है, जो गैप रहती कॉलम सेक्शन के अंदर और बेस प्लेट के अंदर, वो गैप को बोलते हैं अपन पोजीशंस, ठीक है। तो W निकल गया, अपवर्ड सॉइल प्रेशर ए और बी निकल गए, मतलब अपन इस फॉर्मूले में जा सकते हैं और अपन अपना थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकाल सकते हैं। तो देखो अब आप लोगों को मैं थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकाल के बताता हूं कैसे निकालेंगे अपन। 2.5 into W आया 11.92 into A आया अपना 65 का स्क्वायर माइनस B भी आया 65 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट दे देना 65 को क्योंकि ये ब्रैकेट का स्क्वायर है सिर्फ, into गामा MO गामा MO मतलब 1.1 प्रॉब्लम में दिया हुआ है और हमेशा 1.1 ही रहता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है गामा MO की F/250। यहाँ से आप लोग थिकनेस का आंसर निकालोगे तो राउंड अप में 20 mm के आसपास आएगा, और ये थिकनेस हमेशा TF से बड़ी आनी चाहिए। ये थिकनेस ऑफ प्लेट जो रहती है हमेशा थिकनेस ऑफ प्लेट जो रहती वो हमेशा थिकनेस ऑफ फ्लैंक से बड़ा आना चाहिए, तो ही आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब इसका आंसर अगर 11 mm आता है या 10 mm आता तो अपने को ये थिकनेस को ये जितना इसका वैल्यू दिया है 12.7 उतना ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये कभी अगर ऐसा हो गया कि आपका B बड़ा आ रहा है, A छोटा आ रहा और B बड़ा आ गया, तो आप ये फॉर्मूले को उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब कभी ये ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आ रहा, कभी अगर इस ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आ रहा तो इस फॉर्मूले को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आप b² माइनस 0.3 a² भी लिख सकते हैं। कभी ये होता अपने साथ में ऐसा कि ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आता तो उसको वजह से थिकनेस ऑफ प्लेट भी नेगेटिव आती, लेकिन ऐसा कभी होने वाला है क्या, थिकनेस ऑफ प्लेट भी माइनस में आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है। तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आप b² माइनस 0.3 a² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। ऐसा वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर।
यहाँ अपन अब पूरे बेस प्लेट का अपन डिजाइन कर लिया, अपन ने अपने बेस प्लेट का पूरा डिजाइन कर लिया। तो अपन लिख सकते हैं प्रोवाइड बेस प्लेट ऑफ साइज क्या निकाला साइज अपन ने 530 बाय 380 बाय 20 mm। ये अपने बेस प्लेट का टोटल साइज हो गया L इंटू बी इंटू डी 530 बाय 380 बाय 20 mm। एंड ये तुमको लिखना पड़ेगा हर प्रॉब्लम में, सिक्योर द कनेक्शन बिटवीन बेस प्लेट एंड कॉलम सेक्शन secure the connection between base plate and column section by cleat angle 100 by 100 by 10 mm with two bolts at each end। आपको आखिरी में जो डायग्राम दिखाऊंगा मैं, वो डायग्राम आपको समझेगा एक थ्री एंगल क्यों यूज करना है, थ्री एंगल क्यों यूज करने का है और दो बोल्ट यूज करने का है। ठीक है, तो ये थ्री एंगल एक नॉर्मल वन डाल दिया 100 बाय 100 बाय 10 का। अगर आपको उसको चेंज करने का 90 बाय 90 बाय 10 करने का, 90 बाय 90 बाय 8 करने का, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कॉलम सेक्शन को और बेस प्लेट को कनेक्ट करने का एक माध्यम है थ्री एंगल। थ्री एंगल मतलब ऐसा एंगल जिससे अपन दो मेंबर को एक साथ में जोड़ दे, उसको बोलते हैं अपन थ्री एंगल। तो आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊंगा आखिर में, पूरा देखना एंड तक के। आखिर में इसका कनेक्शन करने के बाद में जो डायग्राम निकालते वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम के अंदर समझेंगे आपको थ्री एंगल क्या रहता और बोल्ट्स अपन कौन से यूज करते थे, वो अपन यूज करते हैं एंकर बोल्ट्स, वो समझेंगे आखिर में डायग्राम देखने। ठीक है, तो बेस प्लेट का पूरा डिजाइन हो गया। ये सेंटेंस आपको हर प्रॉब्लम में लिखने का है, ऐसा ही लिखने का है, एज इट इज लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब अपन करेंगे डिजाइन ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल। अब करेंगे अपन डिजाइन ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल। एक कंक्रीट पेडेस्टल का अपन डिजाइन करेंगे जो कि पूछते एग्जाम में, इस प्रॉब्लम में पूछा हुआ है। तो सेम जैसा अपन ने बेस प्लेट का एरिया निकाला, थिकनेस निकाला, वैसे ही अपने को कंक्रीट ब्लॉक का भी एरिया निकालना है और उसके भी डायमेंशंस निकालना है, उसका भी लेंथ और विड्थ निकालना है, उसकी भी डेप्थ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे कंक्रीट ब्लॉक का अपन एरिया। तो कंक्रीट ब्लॉक का एरिया का फॉर्मूला रहता है PU इनटू आपका लोड P इनटू गामा MO अपॉन SBC इनटू गामा F। P इनटू गामा म्हणजे एक्सियल लोड ऑन कॉलम इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा MO अपॉन SBC इनटू गामा F। ये भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ही है जो कि लोड का रहता। तो P है अपना 1600 किलोमीटर का और गामा MO रहेगा 1.1, SBC दिया है 200 और गामा F आपको दिया हुआ है 1.5। गामा F दिया हुआ नहीं है, गामा F का वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड रहता है 1.5। गामा F को बोलते हैं अपन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, जिसका वैल्यू हमेशा 1.5 ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा 1.5 डालने का है। इसको सॉल्व करना, आपको AF का आंसर मिलेगा 5.86 mm²। इसको सॉल्व करना, आपको AF का आंसर मिलेगा 5.86 mm²। ठीक है, तो यहाँ से AF निकल गया। अब निकालना है अपने को LF, मतलब अपने को अपने कंक्रीट ब्लॉक का भी डायमेंशन निकालना पड़ेगा। जैसे अपन ने बेस प्लेट का निकाला है LP और BP, वैसे इसको बोलता मैं LF और BF। F का मीनिंग है फाउंडेशन। तो जैसा अपन ने पहले बेस प्लेट के अंदर क्या आता, बेस प्लेट के अंदर आता कंक्रीट आपका कॉलम सेक्शन, वैसे कंक्रीट ब्लॉक के अंदर क्या आएगा, कंक्रीट ब्लॉक के अंदर आएगा बेस प्लेट। देखो ये बेस प्लेट है सपोज, इसके अंदर आता है कॉलम सेक्शन। तो जब बेस प्लेट की साइज निकालनी थी, जब बेस प्लेट के डायमेंशन निकालने थे, तो अपन ने कॉलम सेक्शन के डायमेंशन यूज किया, D और B यूज किया अपन ने। अब जब अपने को कंक्रीट ब्लॉक के डायमेंशन निकालना है LF और BF, अब जब अपने को कंक्रीट ब्लॉक के डायमेंशन निकालने हैं LF और BF, तो क्या करेंगे अपन, तो अपन बेस प्लेट के डायमेंशन यूज करेंगे LP और BP। ठीक है, जब अपने को बेस प्लेट के निकाले तो अपन ने कॉलम सेक्शन के यूज किए थे। अब जब कंक्रीट ब्लॉक के निकालने हैं तो अपने को बेस प्लेट के डायमेंशन यूज कर दिया था। जैसे अपने को LF निकालना है तो LF को पहले क्या है LP, क्या लिखूंगा मैं LP माइनस BP अपॉन 2 प्लस अंडर रूट LP माइनस BP अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर प्लस AF, होल स्क्वायर प्लस AF। वहां अपन ने प्लस AP लिखा था, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्लस AF लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो LF निकालना है तो क्या करेंगे अपन, LF निकालने के लिए अपन बेस प्लेट के डायमेंशन यूज करेंगे, जो कि अपन निकालते हैं LP माइनस BP अपॉन 2 प्लस अंडर रूट LP माइनस BP अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस AF। यहाँ वहां अपन ने AP लिखा था, यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा AF। ठीक है, तो ये डायमेंशन निकाले थे अपन ने mm में,
लेकिन अब सब कुछ अपने को मीटर में निकालना है, क्योंकि ये साइज बड़ी आती, इसका आंसर भी मीटर स्क्वायर में निकाल, सॉरी एल स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर होना है यहाँ पे, क्योंकि देख लो आप लोग ये इसका यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है एसबीसी का यूनिट, इसका भी यूनिट क्या है किलो न्यूटन, इसलिए मैंने कन्वर्ट भी नहीं किया उस न्यूटन में, ना इसको कन्वर्ट किया ना इसको कन्वर्ट किया, और ये मीटर स्क्वायर में है तो आंसर क्या में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो अब एलएफ का भी आंसर मीटर में ही निकालना है, क्योंकि वो एरिया मीटर स्क्वायर में निकाला हुआ है, तो एलएफ भी मीटर में ही निकालना। तो एलपी एमएम में आया था 530, तो इसको मीटर में लिखना पड़ेगा 0.530, ये आएगा 0.380 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 0.530 माइनस 0.380 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस एएफ का आंसर कितना आया 5.86। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के बाद में आपको एलएफ का आंसर कुछ तो भी 2.5 मीटर के आसपास मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के बाद में आपको एलएफ 2.50 राउंड अप बोल रहा है 2.50 मिलेगा, और बाद में एल बीएफ निकालना है, तो बीएफ निकालने के लिए आप एएफ अपॉन एलएफ कर सकते, यहाँ से आपको 2.35 के आसपास आंसर मिलेगा। ये आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना अच्छे से। बीएफ निकालने के बाद एलएफ निकालने के बाद बीएफ निकालें तो एएफ अपॉन एलएफ किया तो 2.35 से क्या मिल जाएगा 2.35 मिलेगा आपको बीएफ का। मतलब अपने कंक्रीट ब्लॉक का डायमेंशन आ गए, कंक्रीट ब्लॉक की साइज क्या आई 2.5 बाय 2.35 मीटर, बेस प्लेट क्या आई थी 530 बाय 380 बाय 20 mm। अब क्या करने का है, अब निकालना है कंक्रीट ब्लॉक का डेप्थ। कंक्रीट ब्लॉक जो है वो इस तरह से रहता है, इस तरह से कंक्रीट ब्लॉक रहेगा आपका, इसके ऊपर आपकी बेस प्लेट रहेगी और उसके ऊपर आपका कॉलम सेक्शन रहेगा इस तरह से, उसके ऊपर आपका कॉलम सेक्शन रहेगा इस तरह से, और ये बेस प्लेट को और कॉलम सेक्शन को आपस में जोड़ना है तो अपन यूज करते हैं क्लीट एंगल, ये रहते हैं क्लीट एंगल, और इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे दो बोल्ट यूज करने का है, और जो बोल्ट अपन यहाँ यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन एंकर बोल्ट्स, उसको बोलते हैं अपन एंकर बोल्ट्स। तो ये कंक्रीट ब्लॉक का अपन डायमेंशन तो निकाल लिया, ये निकाल लिया और उसकी विड्थ निकाल दी। अब इसका डेप्थ क्या रहेगा, इसका डेप्थ क्या रहेगा, तो इसका डेप्थ निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इज इक्वल टू, तो क्या करने का है आपको एलएफ माइनस एलपी अपॉन 2 या बीएफ माइनस बीपी अपॉन 2, एलएफ माइनस एलपी अपॉन 2 या फिर बीएफ माइनस बीपी अपॉन 2। तो एलएफ निकाला अपन ने 2.50 और एलपी आया तो 0.530 अपॉन 2, तो इसका आंसर 0.98 के आसपास कुछ तो भी आता, तो आपका डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक कितना आ गया 0.985 के आसपास कुछ तो भी आ गया। तो इस तरह से अपन ने अपने कंक्रीट ब्लॉक की भी डायमेंशन निकाल लिए, एलएफ माइनस एलपी अपॉन 2 से आपको डेप्थ मिलता, और अपन ने एलएफ बीएफ निकाल लिया। तो ये आपके कंक्रीट ब्लॉक का पूरा साइज तैयार हो गया 2.5 बाय 2.35 बाय 0.985, या फिर इसको राउंड अप में 1 मीटर भी कर दिया चलता, ठीक है। अब देखो आखिरी में आपको एक मैं स्केच दिखा रहा हूँ, ये स्केच आप लोग देखो, इसके अंदर पूरा डिजाइन का आपको ऐसा आखिरी में स्केच बनाना है जिसमें ऐसा जो ये बोर्ड पे निकालना है वैसे ही वहां दिख रहा है आप लोगों को, कॉलम सेक्शन निकाला हुआ है, उसके बाद इसमें नीचे बेस प्लेट है, उसके नीचे कंक्रीट ब्लॉक है, बेस प्लेट का साइज दिखा है, उसके ऊपर कंक्रीट ब्लॉक का भी साइज निकाला हुआ है, क्लीट एंगल भी निकाले हुए हैं, एंकर बोल्ट्स भी निकाले हुए हैं। तो क्लीट एंगल का डिजाइन नहीं करना पड़ता, वो क्लीट एंगल कहां से आया, ऐसा कितना क्यों बढ़ गया, 100 बाय 100 क्यों लगा, 90 बाय 90 क्यों रखा, ये डिजाइन नहीं करना पड़ता, वो आप लोग आपके हिसाब से कुछ भी एक नंबर क्लीट एंगल का दे सकते जो कि सफिशिएंट है, वो आपको डिजाइन करना नहीं है। और नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने लगाना है कितने नहीं लगाना वो भी डिजाइन नहीं करना पड़ता, वो भी आप 2 या 4 बोल्ट 2 बोल्ट्स एट ईच एंड या 4 बोल्ट्स एट ईच एंड, जैसे आपकी मर्जी है वैसा आप लिख सकते। कम से कम 2 बोल्ट लिखना ही है, एक बोल्ट से कनेक्शन होता नहीं, तो 2 तो कम से कम देना है, तो अपने 2 कम से कम दे दिए, ठीक है। और ये कुछ तो ऐसा एंगल रहता, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, तो ये एंगल हमेशा रहता 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये अपना कॉलम बेसिस का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको स्टडी पूरा करवा दिया आपका रेक्टेंगुलर बेस प्लेट के साथ में और रेक्टेंगुलर कंक्रीट ब्लॉक के साथ में। स्क्वायर करना तो बहुत इजी है, स्क्वायर में तो और भी इजी जाएगा प्रॉब्लम आपको, आप खुद भी स्क्वायर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाला है और क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ डाटा गिवन चेंज हो सकता, पैटर्न ऐसा का ऐसा रहने वाला है, तो आप लोगों को इसके अंदर कुछ भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस पार्ट भी देखो, इस पार्ट को भी देखो, इस पार्ट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, जितने भी पॉली के फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को शेयर करो, ताकि उन लोगों को सारों को बेनिफिट हो, ठीक है। थैंक यू।